हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं एक नए अध्याय जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश क्या है। ठीक, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, या ये कह सकते हैं कि प्रकाश वह विकिरण है जो हमारी आँखों को संवेदित करता है। प्रकाश वह विकिरण है जो हमारी आँखों को संवेदित करता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, परंतु हमें वस्तुओं को दिखाता है। जैसे कि मान लीजिए हम कभी सो रहे होते हैं, तो जब अचानक से कभी लाइट आती है तो एकदम आँखों को हल्का महसूस होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे लाइट आई, यानी बल्ब जला, प्रकाश हुआ, तो उसने हमारी आँखों को कुछ न कुछ मैसेज, संदेश भेज दिया, जिसकी वजह से हमें ये एहसास हो जाता है कि लाइट आ गई है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश ने क्या किया, हमारी आँखों को संवेदित किया। तो प्रकाश वह विकिरण है जो हमारी आँखों को संवेदित करता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, परंतु वह हमें वस्तुओं को दिखाता है। ठीक, अब आगे बात करते हैं प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं। तो जैसे प्रकाश का जो सबसे पहला गुण है कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। अगर कहा जाए प्रकाश क्या है, तो एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। जैसे सूर्य का प्रकाश हम तक आता है, तो जब सूर्य का प्रकाश हम तक पहुंचता है तो वह ऊर्जा के, यानी जो फोटान है, फोटान के ऊर्जा के बंडलों के रूप में हम तक पहुंचता है। ठीक, जिसकी वजह से हमें ऊष्मा और साथ में प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक, तो क्या बताया कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। दूसरा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अगर ये कहा जाए कि प्रकाश, बहुविकल्पी में क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश निम्नलिखित में किसकी भांति व्यवहार करता है, तो हम लोग क्या बताएंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। ठीक, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अगला नंबर है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। हमेशा जैसे ध्यान दिया होगा तुम लोगों ने, जब हम किसी कमरे में बैठे होते हैं और अचानक उसी कमरे में कहीं से थोड़ा सा जो है छेद या कोई रोशनदान होता है, तो उसमें से जब सूर्य का प्रकाश आता है तो एकदम वो सीधा जाता है। देखा है कभी, सीधा जाता है, चमकीला, और उसमें धूल के कण चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो वो प्रकाश से, उससे हमें क्या पता चला कि प्रकाश जैसे आ रहा था रोशनदान से, तो वो एकदम सीधे जाता है। तो वो यह दर्शाता है कि प्रकाश सदैव किस रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। इसके बाद आगे, निर्वात में प्रकाश की चाल। अगर जैसे कहा जाए प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है, तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में अधिक होती है, निर्वात में। निर्वात, निर मीन्स होता है बिना, वात वायु के, यानी ऐसा माध्यम जहाँ पर कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं बिना माध्यम का। ठीक, तो ऐसी जगहों पर जहाँ पर कोई माध्यम नहीं होता, तो वहाँ पर जो है निर्वात होता है, और वहाँ पर ये कह सकते हैं कि प्रकाश की जो चाल होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। और भिन्न भिन्न माध्यम, जो पारदर्शी माध्यम होते हैं, तो भिन्न भिन्न पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। जैसे कांच में अलग होगी, जल से जो निकलेगा तो अलग होगी, और जो कई सारे जो वस्तुएं, जो पारदर्शी वस्तुएं होते हैं, तो प्रत्येक पारदर्शी वस्तु से जो प्रकाश किरणों की जो चाल होगी वो प्रत्येक पारदर्शी वस्तु में अलग अलग होगी। ठीक, इसके बाद अगला है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से, यहाँ ये 7800 है, 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक,
प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम के बीच होती है। यहाँ पर एक और कुछ जो है पॉइंट छूट रहा है। जैसे हमने यहाँ बताया निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो यहाँ का क्वेश्चन पूछा था है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ठीक, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है कितने, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछा है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, अब आगे चलते हैं। जैसे अब अगली हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश में कई सारी घटनाएं होती है, जैसे परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, विवर्तन होता है, ध्रुवण होता है। ठीक, तो विभिन्न घटनाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो है तुम्हारे कोर्स में है प्रकाश का परावर्तन, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ या माध्यम पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश का चिकने पृष्ठ या माध्यम से टकराकर वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब इसको हम जरा चित्र से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई ये चिकना पृष्ठ ले लिया, फॉर एग्जाम्पल के रूप में हमने ले लिया यहाँ पर एक दर्पण। ठीक, जैसे हमने ले लिया दर्पण ये है। ठीक, अब हमने क्या किया, इस पे जैसे कोई एक प्रकाश किरण गुजारी, ये प्रकाश किरण आई। ठीक, तो जैसे ये प्रकाश किरण आएगी, ठीक, वैसे ही ये उसी माध्यम में, इसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। ठीक, ये हमारी जो प्रकाश किरण थी वो जब किसी चिकने पृष्ठ या माध्यम पर पड़ी तो वह उसी माध्यम में वापस लौट गई। तो यही घटना, यानी किसी प्रकाश का किसी चिकने या पृष्ठ पर टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना, ये घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। ठीक, अब परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। तो परावर्तन से आप क्या समझते हैं, ये समझ गए ना कि परावर्तन क्या होता है। तो हम कह सकते हैं जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ या माध्यम पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ या माध्यम से टकराकर वापस लौटना, यह घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। अब इसके बाद बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। जैसे ये जो प्रकाश किरण आई थी, इस प्रकाश किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। ठीक, इस प्रकाश किरण को क्या कहा जाएगा, आपतित किरण, या ये कह सकते हैं दर्पण से आकर टकराने या दर्पण पर आकर गिरने वाली जो प्रकाश किरण है उसे हम कहेंगे आपतित किरण। ठीक, ये किरण जैसे आके दर्पण से टकराई, टकराने के बाद फिर वापस लौट के गई। और ये वापस लौट के कब गई, जब ये आके दर्पण से टकराई और टकराने के बाद इसका हुआ परावर्तन। ठीक, तो जब परावर्तन के बाद जो किरण वापस लौट के जा रही है, नाम क्या है, परावर्तन, हुआ परावर्तन। तो परावर्तन के पश्चात जो किरण वापस लौट के जाएगी उसी को कहेंगे हम लोग परावर्तित किरण। ठीक, परावर्तित किरण। तो दो परिभाषाएं हो गई, कौन कौन सी, दर्पण
से आकर टकराने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण तथा दर्पण से टकराकर वापस यानी परावर्तन के पश्चात वापस लौटने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। ठीक, इसके बाद है ये जो बिंदु जहाँ पर प्रकाश किरण आकर टकराती है, तो जहाँ पर प्रकाश किरण आकर टकराती है उस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक, समझ गए? यानी प्रकाश किरण दर्पण के जिस बिंदु से आकर टकराती है उस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक, यदि आपतन बिंदु पर एक हम सीधी रेखा खींच दें, ऐसे आपतन बिंदु पर हमने क्या की? एक सीधी रेखा, ये ऐसे। ठीक, आपतन बिंदु पर अगर हमने सीधी एक रेखा खींच दी तो ये जो सीधी रेखा वैसे टेढ़ी लग रही है, तो अब जैसे ये हमने आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर हमने कोई सीधी रेखा खींच दी या ये कह सकते हैं उसी पर हमने एक लंब डाल दिया। तो आपतन बिंदु पर जो लंब डाला गया जो लंब होता है उसी को हम लोग कहते हैं अभिलंब। तो सीधा सीधा हम क्या कह सकते हैं? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। अब इसके बाद बात करते हैं, ये हमारी हो गई आपतित किरण, ये हो गया अभिलंब। तो जब प्रकाश किरण आकर दर्पण से टकराती है, ठीक, तो जब टकराती है तो वह प्रकाश किरण आपतित किरण कह सकते हैं या और अभिलंब। ठीक, आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनाती हुई जाती है, यानी ये जो रेखा आपतित किरण जाती है वह अभिलंब से एक कोण बनाते हुए जाती है, और ये जो कोण बनाती है इसी कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। इस कोण को क्या कहा जाता है? आपतन कोण, और इसको हम लोग स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसके बाद यह प्रकाश किरण टकराने के बाद, यानी जो परावर्तित किरण है, टकराने के बाद जब लौट के जाती है तो लौट के जब जाती है तो वह अभिलंब से कोण बनाती है। तो इस कोण को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक, या ये कह सकते हैं अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, तथा आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण को I से प्रदर्शित किया जाता है, जबकि अपवर्तन कोण को R से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, अपवर्तन कोण को किससे प्रदर्शित किया जाता है? R से। तो ये इससे संबंधित थी मुख्य परिभाषाएं। अब हम लोग अगली परिभाषा पे चलते हैं। इसके बाद आ जाता है परावर्तन के नियम। ठीक, परावर्तन के नियम में क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, और दूसरा है परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, यानी परावर्तन कोण मतलब कि स्मॉल r। ठीक, स्मॉल r ये जो है बराबर होता है किसके? स्मॉल i के। तो कहने का मतलब ये है कि जो परावर्तन कोण यानी स्मॉल r बराबर होता है i के, या फिर जैसे कहीं कहीं किताबों में ये आपतन कोण पहले लिखा है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, या कोण I बराबर कोण R। कोई मतलब नहीं है इससे, मतलब कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पहली जो बात समझने वाली है, हमने कहा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक,
अब जरा हम लोग पीछे वाले पेज पे चलते हैं। पीछे पेज पे जैसे ये देखो, तो यहाँ पर क्या बताया गया, पहले क्या, ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, तथा ये जो हमारा आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये बोला गया तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होने का मतलब है, जैसे मान लीजिए हमने कोई दर्पण ले लिया, ठीक, अब इस पर कोई प्रकाश किरण ये आई, जैसे ये प्रकाश किरण ये आके टकराई और टकराने के बाद फिर ये इसी दिशा में, यानी ये आके टकराई और ये इस दिशा में वापस चली गई, ठीक। हम लोग थोड़ा विस्तार से देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक बॉक्स रख रहे हैं ये, ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे कहने का मतलब ये है कि कोई प्रकाश किरण आके, और थोड़ा नीचे, जैसे ये हमने एक दर्पण ले रखा, कोई प्रकाश किरण ये हमारी एक आई, ठीक, आने के बाद ये इस दिशा में वापस इधर लौट गई, तो ये तो आई, तो ये कहलाई आपतित किरण, ये लौट के गई, ये कहलाई हमारी अपवर्तित किरण। और ये जिस बिंदु पे आके टकरा रही है, यानी ये यहाँ पे आके टकरा रही है, तो ये जो बिंदु कहलाएगा ये कहलाएगा आपतन बिंदु, ठीक। और यदि इस आपतन बिंदु पर हम एक अभिलंब, यानी ये ऐसे सीधी रेखा खड़ी कर दें, ये, ठीक, तो ये कहलाएगा हमारा, ये ऐसे हमने खड़ी कर दी, तो ये कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा अभिलंब, ठीक। तो ये जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये जो बना कोण, ये आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना जो कोण होगा ये, तो ये कहलाएगा परावर्तन कोण। तो अब यहाँ पर हमने जो पहला नियम क्या बताया कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब ये तल जरा ध्यान दें, ये वाला तल कैसा है, ये पूरा एक ही तल है, ठीक, यानी अगर ये घटना घट रही है तो कागज़ के यदि ऊपर घट रही है तो इसको हम कागज़ के ऊपर बना सकते हैं, आई बात समझ, ठीक। और यदि घटना यह है ऐसे उल्टा नीचे घटती, मतलब इस तरह से ऐसे घटती, ठीक, ऐसे, यदि ये घटना इस तरह से घटती, तो ये हमारा कागज़ अब ऊपर होता, तो ये इस कागज़ के नीचे घटना हो गई, तो ये भी एक ही तल में हो गई। तो वही कहने का मतलब ये है कि ये जो आपतित किरण, यानी जो आपतित किरण ये हमारी, ठीक, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो खींचा गया अभिलंब है वो तीनों एक ही तल में होता है, यानी ये कह सकते हैं हम इनको कागज़ के ऊपर बना सकते हैं, ठीक। दूसरा नियम क्या कहता है कि ये जो आपतन कोण है आई, ये वाला, ठीक, और ये जो परावर्तन कोण है ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। यही कहा गया है कि जो आपतन कोण का जो मान होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक। वही यहाँ जैसे बता रहे हैं कि ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, यानी हम इनको कागज़ पर बना सकते हैं। और दूसरा कि ये जो आपतन कोण आई, दूसरा नियम है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग अगले नियम पे चलते हैं। अब आ गया प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, तो जैसे हम लोग जब शीशा देखते हैं, दर्पण देखते हैं, यानी अपना चेहरा देखते हैं, तो हम लोग क्या पाते हैं कि हमारा ही प्रतिरूप दर्पण में दिख रहा है, ठीक। तो जो हमारा प्रतिरूप दर्पण में दिख रहा है वही क्या है, प्रतिबिंब है। तो ये दिखता कैसे है, जैसे हमने जो प्रतिबिंब है, अब इसकी हम परिभाषा कैसे पढ़ेंगे, तो उसके लिए पहले हम दर्पण पे आते हैं। ये जैसे हमने एक बना लिया अवतल दर्पण, जिसके बाहरी हिस्से पर हमने क्या कर दी, पॉलिश कर दी, ठीक। एक ये हमने दर्पण बना लिया,
जिसके अंदर यानी दबे हुए तल पे हमने पॉलिश कर दी। ठीक, अब यहाँ ये मुख्य अक्ष हो गया, इस पर एक हमने प्रकाश किरण यानी एक हमने वस्तु रख दी, ये ऐसे ओ डैश एक हमने वस्तु रखी। ये ओ डैश हमने एक वस्तु रख दी। ठीक, और इसी तरह से इस वाले पर भी ये ओ डैश हमने एक वस्तु रख दी। ये हम ऊपर तीर लगाने का मतलब ये है कि वस्तु की दिशा ये यानी ये वस्तु हमारी ऐसे रखी है। ठीक, सिरा ऊपर की ओर है। तो अब यहाँ से कोई प्रकाश किरण यानी जो वस्तु हमने रखी, तो वस्तु जैसे ये हमारा जैसे हमने वक्रता केंद्र पर रखा है। ठीक, तो वस्तु से कोई, और ये हमारा फोकस हो गया। जब वस्तु से कोई प्रकाश किरण चले तो चली, ये जाएगी दर्पण से टकराएगी, और दर्पण से टकराने के बाद ये फोकस से होकर चली गई। ठीक, दूसरे हमने क्या किए, दूसरे हमने किरण डाल दी फोकस से, ये से, और जब फोकस से डाली तो ये भी मुख्य अक्ष के क्या हो गए, समांतर हो गई, ये से। ठीक, और ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं। तो यहाँ पे जब काटे तो ये यहाँ पे प्रतिबिंब इसका बना। इस वाली किरण में देखते हैं, ये हमारा फोकस और ये हमारा वक्रता केंद्र से मुख्य अक्ष के समांतर किरण डाली। तो मुख्य अक्ष के जो समांतर किरण डालते हैं तो वह फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। कहने का मतलब ये है कि ये दर्पण से टकरा के ऐसे ऊपर निकल जाएगी। दूसरी अगर हम वक्रता केंद्र से डालेंगे तो ये ऐसे जाएगी। ठीक, तो ये एक दूसरे को यानी ये एक जब किरण जाएगी तो ये दोनों एक दूसरे को कह सकते हैं फोकस के बीच में कहीं ना कहीं काटेंगे, यानी ये कह सकते हैं यानी ये ऐसे यहाँ पे दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच काटेंगे। और इसमें क्या, जहाँ पे वक्रता केंद्र पे वस्तु रखी तो वक्रता केंद्र पर ही बना। तो अब जरा परिभाषा कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान देना। जब ये हमारी वस्तु हो गई और ये हमारा आई डैश प्रतिबिंब बना, यहाँ पे ये आई और ये आई डैश यहाँ पे प्रतिबिंब बना। ठीक, अब परिभाषा देखना, किसी बिंदु वस्तु से, ये हमारी बिंदु वस्तु हो गई, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, ये प्रकाश किरण चली, चलने वाली प्रकाश किरणें अब कहाँ टकराई, दर्पण से। ये एक इधर टकराई और दूसरी आके यहाँ टकराई। दर्पण से टकराने या ये कह सकते हैं परावर्तन के पश्चात जिस दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, ये यहाँ मिल रही हैं तो मिलती हैं, या यहाँ पे ये रियल में नहीं जाएंगे, ये प्रकाश किरण हमारी यहाँ से यहाँ तक गई लेकिन ये दर्पण को पार तो करेगी नहीं, तो टकराने के बाद ये ऐसे ही वापस लौट जाएगी। तो हम ये कल्पना करेंगे कि ये इस दिशा में, इस दिशा से आ रही है, आभासी मान के चलेंगे। ठीक, तो ये जब इधर आभासी मान के चलेंगे तो इधर ये होगा कि ये मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक, यानी किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वह जो दूसरा बिंदु है वह पहले बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक, समझ गए। अब ये वाला जो चित्र बनाया है ये उदाहरण है वास्तविक प्रतिबिंब का, और ये है जो एग्जाम्पल वो आभासी प्रतिबिंब का। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी यानी जिस किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, यानी ये किरणें वाकई में यहाँ टकराएंगी, तो जिस किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो वह दूसरा बिंदु पहली बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और जहाँ पर यानी किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, यानी यहाँ परावर्तन हुआ तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या आभास होती हैं तो वह दूसरा बिंदु
पहली बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। समझ गए? यानी अगर वास्तव में प्रकाश किरणें दूसरे बिंदु पर मिल रही हैं तो दूसरा जो बिंदु अगर मिल रहे हैं वास्तव में, तो वो दूसरा बिंदु पहले बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। और यदि मिलते हुए प्रतीत हो रही हैं तो वह दूसरा बिंदु पहली बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब होगा। ठीक, अब ये प्रतिबिंब हमारा और उनके दोनों वास्तविक और आभासी के ये हमने चित्र भी बता दिया। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दर्पण। दर्पण क्या है? तो दर्पण, ये गड़बड़ हो गया। दर्पण वह है जिसके एक सतह पर पॉलिश करके दूसरे तल को परावर्तक तल बना दिया जाता है, दर्पण कहलाता है। ठीक, कहने का मतलब ये है, जैसे हमने कोई वस्तु ले ली, ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारे पास एक दवा का पत्ता है। ठीक, हमने क्या किया, इसके एक हिस्से पर पारे और लाल ऑक्साइड की कलर जो है पेंट कर दिया, और एक हिस्से पर हमने पेंट कर दिया। तो अगर इस हिस्से पर हमने पेंट किया तो ये हमारा हिस्सा अब चमकीला होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर प्रकाश किरण आएगी तो टकरा के ये इसी दिशा में फिर वापस लौट जाएगी, यानी परावर्तन की घटना होगी। ठीक, तो जब हमने क्या किया, जब किसी दर्पण के एक सतह पर पॉलिश कर दी जाए और दूसरे सतह को परावर्तक बना दिया जाए, तो ये जो दूसरा सतह, जो दूसरी सतह जिसको हमने परावर्तक बनाया वो कहलाएगा, यानी ये जो पूरी जो आकृति बनी तो वो कहलाएगी दर्पण। ठीक, और जो दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है गोलीय दर्पण और दूसरा समतल दर्पण। यदि तल एक समान है, ठीक, तल एक समान है तो वो समतल दर्पण कहलाएगा। और यदि जो दर्पण यदि गोलाई में है, जैसे हो सकता है वो इस तरह का दर्पण हो, ऐसे जिसके एक हिस्से पर पॉलिश की गई हो, ठीक, या हो सकता है इस तरह का जिसके, यानी ये हो सकता है कि एक में दबे हुए तल पे पॉलिश हो और दूसरे में उभरे हुए तल पे पॉलिश हो। तो ये जो दर्पण होगा ये तुम्हारे गोलीय दर्पण के उदाहरण है। और यदि इस तरह का दर्पण है तो ये जो दर्पण है यह समतल दर्पण का उदाहरण है। ठीक, तो ये हमारा हो गया कौन सा दर्पण, ये हो गया समतल, और ये जो दोनों उदाहरण हैं ये गोलीय दर्पण के उदाहरण हैं। ठीक, तो गोलीय दर्पण में क्या होगा कि आकृति जो दर्पण की होगी वो गोल होगी और समतल में क्या होगा, तल बराबर होगा। अब आगे इनके बारे में पढ़ते हैं ज़रा, समतल दर्पण क्या है और गोलीय दर्पण क्या है। जैसे समतल दर्पण, तो हमने बताया कि समतल, यानी सबसे पहले ये आई बात समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या है, तो जैसा हमने कि बताया कि समतल दर्पण वह दर्पण है जिसका तल एक समान हो, ठीक, और दूसरे हिस्से पे क्या हो, पॉलिश हो। ठीक, तो वो कहलाएगा समतल दर्पण। एक हिस्से पर पॉलिश कर दी गई और दूसरे हिस्से से क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा, तो वो दर्पण कौन सा कहलाएगा, समतल दर्पण कहलाएगा। अब समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती है वो जरा जान ले। ठीक, सबसे पहला है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। यानी जो समतल दर्पण होता है उससे जो बना प्रतिबिंब होता है आभासी तथा सीधा होता है। ये जो दर्पण है, ये ध्यान देना, इसके जो क्वेश्चन है ये गुण वाले, विशेषता वाले, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं। ठीक, और अब तो और इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अब जो बोर्ड के एग्ज़ाम है वो मार्कशीट पे 20 क्वेश्चन ये यूपी बोर्ड में पूछे जाने लगे हैं, तो इसलिए अब और ध्यान देना है इनको। ठीक, तो जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो हम क्या बता सकते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। ठीक,
दूसरा, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव वस्तु के आकार के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि समतल दर्पण के सामने हम जितनी बड़ी वस्तु रखेंगे, ठीक, समतल दर्पण के सामने हम जितनी बड़ी वस्तु रखेंगे उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पर ये हमने एक समतल दर्पण ले लिया, ठीक, और ये समतल दर्पण लेके हमने इसके सामने ये कोई वस्तु रखी, ठीक, ये ओ डैश ये वस्तु यानी ऑब्जेक्ट जिसकी ऊंचाई h है, ठीक। तो ये हमने जितनी ऊंची वस्तु यानी जिस आकार की वस्तु रखी, अगर हम इसका प्रतिबिंब देखेंगे तो ये भी उसी आकार का प्रतिबिंब हमें मिलेगा। कहने का मतलब ये जितनी हाइट इसकी है उतनी ही हाइट इसकी होगी। आई बात समझ में, ठीक। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ओ डैश होगा वो नंबर 1 यानी जो ओ डैश होगा वो h यानी आई डैश के बराबर होगा, यानी दोनों की जो ऊंचाई होगी, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, वो दोनों बराबर होगी। या हम ये ऐसे भी कह सकते हैं कि h बराबर होगा h डैश, जहाँ पर जो h है वो वस्तु की ऊंचाई है और जो h डैश है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक। पहला तो ये। अब दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया, दूसरा जो पॉइंट है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा होता है। पार्श्व उल्टा कहने का मतलब ये है कि जब हम समतल दर्पण में देखते हैं अपना चित्र, तो जो हमारा बायां हिस्सा होता है, ठीक, जैसे हमारा ये बायां हिस्सा है, तो ये बायां हिस्सा अगर दर्पण में देखें तो वो दाहिनी ओर दिखेगा और जो दायां हिस्सा है वो बाईं ओर दिखेगा, ठीक। तो यही जब दायां बाईं ओर दिखे, बायां दाईं ओर दिखे, तो इसी को हम लोग कहते हैं पार्श्व उल्टा। और इसका एक उदाहरण तुम लोगों ने देखा होगा, जब एम्बुलेंस देखा होगा, एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस के ऊपर हमेशा जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो पार्श्व उल्टा लिखा होता है, यानी उसकी जो स्टार्टिंग जो बाएं से दाएं की ओर होनी चाहिए थी वो एम्बुलेंस दाएं से बाएं की ओर लिखा होता है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा जान लो इसलिए होता है क्योंकि जैसे मान लीजिए कभी गाड़ी रोड पर चले और यदि गाड़ी आगे पीछे काफ़ी सारी गाड़ियां हों, तो जो एम्बुलेंस के आगे वाली गाड़ी है वो अपने यानी जो उसका ड्राइवर हो वो अपनी सीट के पास मिरर में देख ले कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एम्बुलेंस हो, तो अब एम्बुलेंस वो पीछे, अगर उसको अब दर्पण में पढ़ना है, एम्बुलेंस यहाँ पे जैसे दर्पण लगा है तो अब इसको जैसे सीट के पास, तो अब इसको पढ़ना है, तो ये कैसे जानेगा कि ये एम्बुलेंस लिखा क्या लिखा, तो उसमें जो उल्टा पार्श्व जो उल्टा लिखा होता है तो वो दर्पण में क्या वो सीधा दिखाई देता है, यानी जो वहाँ पर बाएं ओर से जो दाईं ओर से शुरू हुआ है वो यहाँ पर एकदम सही सीधा एम्बुलेंस लिखा दिखेगा। कभी देखना ध्यान से ट्राई करना, तो उसमें जो लिखा होता है एम्बुलेंस वो पार्श्व उल्टा लिखा होता है, इसीलिए ताकि आगे वाली गाड़ी को एम्बुलेंस वो जब अपने ड्राइवर जब अपनी सीट के पास वाले दर्पण में देखे तो उसे यह पता चल जाए कि पीछे हमारे एम्बुलेंस है, ताकि उसे आसानी से जल्दी जगह दे आगे जाने के लिए, ठीक। तो ये हो गया। इसके बाद आगे है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है दर्पण से वस्तु की दूरी। अब इसको ज़रा समझते हैं। हमने बताया कि जैसे पहला पॉइंट बताया था कि हम दर्पण के सामने जितनी ऊंचाई पे वस्तु यानी जितनी ऊंची वस्तु रखेंगे प्रतिबिंब भी उतना ही ऊंचा बनेगा। दूसरा कि वस्तु को हम दर्पण से, यानी जैसे दर्पण हो गया, वस्तु को हम जितनी दूर रखेंगे, यानी जो वस्तु की दूरी होती है दर्पण से u और प्रतिबिंब की जो दूरी होती है, ये प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग कहते हैं v, ठीक। वस्तु की दूरी u और जो प्रतिबिंब की दूरी होती है v, तो वो दोनों की दोनों आपस में बराबर होती हैं। कहने का मतलब ये है
कि जितनी दूरी पर हम वस्तु को दर्पण से, यानी जितनी दूरी पर दर्पण से वस्तु को रखेंगे उतनी ही दूरी पर हमें प्रतिबिंब बनता दिखाई देगा। ठीक, बात समझ गए? यानी दर्पण से अगर हम 2 फीट की दूरी पर हैं तो प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे 2 फीट की दूरी पर दिखाई देगा, यह कहने का मतलब है। तो अब इसके बाद आगे आते हैं। इसके बाद एक और, हाँ, जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति वो चाहता है दर्पण के आगे दर्पण के आगे खड़ा हो गया और वो चाहता है कि हम अपने पूरे शरीर को उस दर्पण में देख सकें। ठीक, यानी कोई व्यक्ति यदि दर्पण में अपने पूरे शरीर को देखना चाहता है तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति दर्पण में अपने पूरे शरीर को देखना चाहता है तो उसे कितनी ऊंचाई का दर्पण लेना होगा। तो यदि कोई व्यक्ति अपने पूरे शरीर को दर्पण में देखना चाहता है तो उसे जितनी भी व्यक्ति की ऊंचाई होगी उस ऊंचाई का आधी ऊंचाई का दर्पण उसे लेना होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि व्यक्ति 6 फुट का है तो उसे अगर अपना पूरा शरीर देखना है तो 3 फीट ऊंचा दर्पण लेना पड़ेगा। समझ गए कि दर्पण में यदि कोई व्यक्ति अपने पूरे शरीर को देखना चाहता है तो उसे अपने ऊंचाई का आधी ऊंचाई का दर्पण लेना पड़ेगा। अब इसके बाद चौथा पॉइंट जो कि हमने वहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन वो अब ध्यान आया तो बता दे रहे हैं कि मान लीजिए हम दर्पण हमसे 50 मीटर की दूरी पर कोई दर्पण लगा है। ठीक, हमसे 50 मीटर की कोई दूरी पर कोई दर्पण लगा है और हम उसकी ओर 10 किलोमीटर की स्पीड से भागते हुए जाएं दर्पण की ओर, तो हम अगर 10 किलोमीटर की स्पीड से भागते हुए दर्पण की ओर जा रहे हैं तो जो प्रतिबिंब है वो भी हमारी ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ही दौड़ते हुए आएगा। यानी जिस स्पीड से दर्पण की ओर जाएंगे उसी स्पीड से दर्पण भी हमारी ओर आएगा। और अगर ये कहा जाए कि किस स्पीड से दोनों एक दूसरे की ओर जाएंगे तो जितनी दूरी व्यक्ति की होगी उसकी दोगुनी दूरी, या ये कह सकते हैं जितनी चाल से व्यक्ति जाएगा उससे दोगुनी चाल, ठीक, दोगुनी चाल में वो एक दूसरे की ओर आएंगे। क्योंकि जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति इस दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, ठीक, 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये जो प्रतिबिंब है वो भी इस दिशा में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएगा। तो दोनों एक दूसरे की ओर कितनी स्पीड से आएंगे, तो दोनों एक दूसरे के 10 इधर का, ठीक, और 10 इधर का, दोनों एक दूसरे की ओर कितनी स्पीड से आएंगे, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक दूसरे की ओर आएंगे। तो ध्यान रखना, छोटा था मगर मोटा था। कहने का मतलब ये है कि इसके जो क्वेश्चन थे, इसमें जो बिंदु थे वो छोटे छोटे थे लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट, या ये कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा महत्व रखने वाले थे। ठीक, इसलिए हमने इनको थोड़ा विस्तार से बता दिया। अब आगे बात करते हैं दर्पण, वो भी गोली वाला। ठीक, गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण क्या होता है? तो गोलीय दर्पण क्या होता है? तो गोलीय दर्पण कांच, ऐसे कह सकते हैं, गोलीय दर्पण कांच के, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है, ठीक, जिसके एक तल पर पारे
तथा लाल ऑक्साइड। लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। ठीक, यानी गोली दर्पण क्या होता है? तो गोली दर्पण वह होता है, जैसे कह सकते हैं गोली दर्पण। जैसे मान लीजिए ये कांच का एक खोखला गोला था, ठीक, क्या किया, इसको एक हिस्से से काट दिया और काटने के बाद उसके एक हिस्से पर क्या कर दी, पॉलिश कर दी। एक हिस्से पे पॉलिश कर दी और ये दूसरा जो तल था उसको क्या कर दिया, ये इस हिस्से पे कर दी पॉलिश, और दूसरा जो ये वाला हिस्सा था इसको बना दिया परावर्तक तल। ठीक, तो ये जो एक हिस्से पे पॉलिश करके दूसरे तल को परावर्तक तल बना दिया, तो ये जो अब वस्तु है यही कहलाएगी दर्पण। और वो भी कौन सा दर्पण, गोलीय दर्पण। ठीक, अब बात करते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में। तो जो गोलीय दर्पण होता है, ठीक, गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। ठीक, एक तो होता है अवतल, एक गोलीय दर्पण होता है अवतल और दूसरा होता है उत्तल। ठीक, जो अवतल वाला गोलीय दर्पण होता है तो इसको हम याद कैसे रखें, पहचानने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। चलो पहले हम लोग चित्र बना लेते हैं, उसके बाद फिर बताएंगे। ये एक दर्पण था, ठीक, जिसके हमने क्या किया, उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दी। ठीक, एक दर्पण इस तरह से बनाया और जिसके दबे हुए तल पे हमने पॉलिश कर दी। ये हमारा मुख्य अक्ष और ये वाला भी हमारा मुख्य अक्ष। ठीक, यहाँ पे ये दर्पण का ध्रुव, इसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका दर्पण का ध्रुव होगा P, ये। ठीक, अब जरा ध्यान देना, ये जो गोला है तो इसका मतलब ये इस दिशा में इधर से काटा गया होगा ऐसे, ये इधर से, और ये जो गोला है वो इस दिशा से काटा गया होगा ऐसे। ठीक, तो इस गोले का जो केंद्र होगा वो ये होगा। तो ये जो गोले का केंद्र है इसको हम लोग वक्रता केंद्र, इसी को कहते हैं C, और इस गोले का केंद्र जो होगा वो इस तरफ होगा, तो इसलिए इसका वक्रता केंद्र C ये इधर होगा। यानी जो अवतल दर्पण होगा उसमें वक्रता केंद्र बाईं ओर होगा और जो उत्तल दर्पण होगा उसमें वक्रता केंद्र दाईं ओर होगा। यहाँ पर इसका फोकस F यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में फोकस F होता है, और इधर वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच यहाँ ये फोकस F होगा। ठीक, अब जरा ध्यान देना, जब हम इस दिशा से कोई प्रकाश किरण डालेंगे तो परावर्तन किस तल से होगा, अंदर वाले तल से होगा। कहने का मतलब ये है, अगर पूछा जाए कि अवतल दर्पण क्या है तो हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसके उभरे हुए तल पे पॉलिश करके दबे यानी अंदर के तल, या ये कह सकते हैं दबे हुए तल को परावर्तक तल बना दिया जाए। ठीक, यानी अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश करके परावर्तक तल अंदर की ओर दबे हुए तल से होता है। और उत्तल दर्पण में क्या है, उत्तल दर्पण में क्या होता है कि अंदर के दबे हुए तल पे पॉलिश होती है और जो परावर्तन होता है वो उभरे हुए तल से होता है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान देना जरा। अब ये पहचान कैसे करेंगे, तो आ से अवतल और परावर्तन आ से अंदर। ठीक, यदि परावर्तन अंदर वाले तल से हो रहा तो वो अवतल दर्पण होगा, और ऊ से उत्तल और ऊ से उभरा। ठीक, यदि परावर्तन उभरे हुए तल से हो
तो उत्तल दर्पण, और अगर अंदर वाले तल से हो तो कौन सा, अवतल दर्पण। समझ गए ना। ये जैसे इसमें उभरे हुए तल से परावर्तन, ऐसे प्रकाश किरण आएगी तो ये ऐसे टकरा के जाएगी, तो ये उभरे हुए तल से परावर्तन हो रहा, तो इसलिए ये कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। इसमें क्या होगा, इसमें अंदर वाले तल से कोई प्रकाश किरण ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस से होकर जाएगी, इसमें अंदर वाले तल से हो रहा परावर्तन, तो ये कहलाएगा हमारा अवतल दर्पण। ठीक, समझ गए। कहने का मतलब ये है कि अवतल दर्पण में अंदर वाले तल से परावर्तन होगा और उत्तल दर्पण में उभरे हुए तल से परावर्तन होगा। अब इसके बाद आगे हम लोग पहुंचते हैं दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में। हाँ, अब यहाँ पे आ जाते हैं दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने ये ले लिया अवतल दर्पण, इस दिशा में हमने ले लिया उत्तल दर्पण। अब ये जो दर्पण है, इसका जो गोला हमने बताया पिछले पेज पर हमने बताया कि इसका जो गोला होगा वो इस दिशा में होगा और इसका केंद्र ध्रुव के बाईं ओर होगा, यानी ये C यहाँ होगा। इस वाले में क्या होगा, इसका जो केंद्र आएगा वो इस दिशा में आएगा, C यहाँ होगा। ठीक, तो यहाँ पर सबसे जो पहली परिभाषा आती है इस वक्रता केंद्र की, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, तो कह सकते हैं वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जिसका दर्पण काटा गया एक भाग है। यानी जब दर्पण को जिस हम गोले से काट के निकाले हैं तो उस गोले का जो केंद्र होगा वही वक्रता केंद्र होगा, वो चाहे अवतल दर्पण हो और चाहे अवतल दर्पण यानी उत्तल दर्पण हो। तो ये ऐसे इस गोले से हमने इसको काट के इतना हटा दिया, तो इस गोले का जो केंद्र था वही क्या कहलाया, वक्रता केंद्र कहलाया। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं, ये हमारी वक्रता केंद्र हो गए, ये हमारा दर्पण का ध्रुव हो गया। ठीक, तो इसके बाद बात करते हैं मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष, ठीक, तो मुख्य अक्ष यानी ये जो लाइन है, ये लाइन, इसी को हम लोग कहेंगे मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष के बारे में परिभाषा क्या है कि दर्पण के ध्रुव, ये दर्पण का ध्रुव हो गया और ये हो गया वक्रता केंद्र। तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। दूसरा, अब ये हमारा बिंदु कौन सा है, ये वाला, ये है दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव यानी P। ठीक, ये यहाँ है और एक ये यहाँ। तो P क्या है, तो हम दर्पण का जो ध्रुव है उसकी परिभाषा क्या बता सकते हैं, दर्पण के परावर्तक तल। अब जैसे ये दर्पण है तो दर्पण, ये जैसे कोई दर्पण है तो इसका जो परावर्तन होगा इस दर्पण का, तो परावर्तन का जो ये मध्य बिंदु आएगा, यानी परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब इसके बाद आ जाता है दर्पण का द्वारक। ठीक,
द्वारक क्या होता है? द्वारक का स्पष्ट हम द्वारक को हम संबंधित कर सकते हैं दरवाजे से। द्वारकों को हम किससे संबंधित कर सकते हैं? दरवाजे से। कहने का मतलब ये है कि यदि हम दरवाजे से निकल के जा रहे हैं किसी, तो दरवाजे से निकल के जाने का मतलब क्या है कि जितना हिस्सा, यानी जितने हिस्से से हम निकल सकते हैं वही तो उसका वही द्वार कहलाएगा, दरवाज़ा कहलाएगा। तो वैसे यहाँ पर है, दर्पण के जितने भाग से परावर्तन हो सकता है, दर्पण के जितने भाग से, यानी दोनों सूर्य के जितने भाग से परावर्तन हो सकता है वही दर्पण का द्वारक कहलाता है। यानी जितने हिस्से से प्रकाश किरणें निकल सकती हैं वो क्या कहलाएगा? दर्पण का द्वारक कहलाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं दर्पण का, ध्रुव हो गया, दर्पण का यानी दर्पण की वक्रता त्रिज्या हो गई, इसके बाद ये मुख्य अक्ष भी हो गया, दर्पण का द्वारक हो गया। अब बात करते हैं फोकस की। ठीक, फोकस क्या होता है? तो जैसे कोई प्रकाश किरण जब हम मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं, जैसे मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ से हमने प्रकाश किरण डाली, ये ऐसे गई, अब ये यहाँ तो जा नहीं सकती है, तो क्या होगा? ये यहाँ से ये ऐसे लौट जाएगी इस दिशा में। लेकिन हम लोग कल्पना क्या करेंगे कि यह आके यहाँ से कहीं से गई होगी, या ये कह सकते हैं हम यही देखेंगे कि यह प्रकाश किरण इस दिशा से वापस इधर जा रही है। ठीक, ये और इस वाले में अगर देखें तो जैसे हमने ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण ये ऐसे डाली, तो क्या होगा? ये जैसे मुख्य अक्ष के समांतर डाले तो ये यहाँ से ऐसे होके जाएगी, यहाँ से ऐसे, ये। ठीक, तो इसी को हम लोग कहेंगे, या हम इसको अगर साफ थोड़ा स्पष्ट बना दें, जैसे ये हमारा दर्पण हो गया, ये से। ठीक, तो कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई और मुख्य अक्ष के, ये हमारा वक्रता केंद्र से, ये दर्पण का ध्रुव P, और इसी तरह से एक उत्तल वाला बना दे। ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण गई और जाने के बाद ये इस दिशा में वापस लौट गई। तो हम क्या कहेंगे? यानी कोई प्रकाश किरण जब दर्पण की ओर जाती है तो दर्पण से क्या होगा? उसका परावर्तन होगा। इसी तरह, ठीक, दर्पण से परावर्तन होगा, चाहे वो कोई दर्पण हो। तो कोई यानी मुख्य अक्ष के कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, और मुख्य अक्ष के समांतर जब गई तो टकराई वो किससे? दर्पण से। और दर्पण से टकराने के बाद वह जिस बिंदु से होकर जाती है, ठीक, दर्पण से टकराने के बाद वह जिस बिंदु से होकर जाती है, या ये कह सकते हैं कि जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो वह बिंदु, ठीक, क्या कहलाता है? वह बिंदु दर्पण का फोकस कहलाता है। सीधा सीधा ऐसे कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है या जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस या दर्पण का फोकस कहलाता है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ से तो सारे पॉइंट क्लियर हो गए, यानी सभी पॉइंट बिंदुओं को हमने बता दिया। अब बात आती है दूरियों की, जैसे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ठीक, तो वक्रता त्रिज्या ये जैसे हमारा जो केंद्र हो गया गोले का, तो गोले के केंद्र या ये कह सकते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव, ये हमारा ध्रुव है, वक्रता केंद्र से लेकर दर्पण के ध्रुव तक की जो दूरी होती है उसी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। समझ गए? दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है।
ये याद रखना, हम जितनी भी दूरियां नापेंगे वो दर्पण के ध्रुव से ही नापी जाएंगे। जैसे यहाँ ये इसका वक्रता केंद्र यहाँ ये सी था, ठीक, तो यहाँ से लेके ये वक्रता केंद्र सी यहाँ तक ये जो दूरी होगी वो वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, ठीक। दूसरा फोकस दूरी, तो फोकस दूरी कितनी क्या होगी, फोकस दूरी को हम लोग f से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से सारी दूरियां नापेंगे ध्रुव से, तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव, ये दर्पण का ध्रुव P है, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक। तो ये अब इसके बाद एक यहीं से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ जाता है, फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में संबंध, ठीक। संबंध, और ये फार्मूला होता है F बराबर R/2। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इससे कई सारे न्यूमेरिकल लगेंगे और ये पूछा भी जा चुका है, ठीक। या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं R बराबर 2F, ठीक। ध्यान रखना, इसके अलावा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में कोई संबंध नहीं होता है, ठीक। तो ये हमारा इससे संबंधित मुख्य परिभाषाएं भी हो गई। अब इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। इसमें प्रतिबिंब बनाने के जो नियम हैं वो मुख्य 3 नियम हैं। पहला नियम क्या है, जैसे हम सिर्फ अवतल दर्पण से लेके चल रहे हैं, पहला नियम क्या है, जैसे ये हो गया हमारा दर्पण का ध्रुव, ये हो गया वक्रता केंद्र C और ये हो गया फोकस दूरी F, ठीक। पहला नियम क्या कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह फोकस से होकर जाएगी, पहला नियम, ठीक। ये तो था अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में यही बात बताते हैं, उत्तल दर्पण में क्या, ये ऐसे कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात, ठीक, वह परावर्तन के पश्चात वापस ऐसे ये लौट आएगी, ठीक, ये ऐसे। तो हम लोग क्या जब कोई मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक। पहला नियम हमारा क्या कहता है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। पहला नियम क्या था, प्रकाश किरण यानी जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ठीक। याद रखना यही 3 नियम हैं और तीनों नियम का प्रयोग करके ही सारे प्रतिबिंब बनने हैं, ठीक। दूसरा बिंदु क्या, जब प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है, फोकस से
होकर जाती है। तो अब जरा यहाँ ध्यान देना कि जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है, जैसे ये हमने बना लिया दर्पण, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, ठीक, ये हमारा फोकस और ये हमारा वक्रता केंद्र सी। तो जैसे हमने कोई प्रकाश किरण फोकस से डाली, तो कोई प्रकाश किरण यदि फोकस से जाती है तो फोकस से जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। आई बात समझ में? कहने का मतलब ये है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो वो फोकस से होकर जाएगी, और यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से जा रही है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। वो एक दूसरे के विपरीत नियम है। या अगर मान लीजिए ये उत्तल दर्पण में हो, तो उत्तल दर्पण में क्या होगा कि यहाँ पे ये कोई फोकस है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, कोई प्रकाश किरण ये ऐसे हमने डाली यहाँ से, जैसे यहाँ से डालेंगे तो ये जैसे डाली गई तो क्या होगा, यह प्रकाश किरण ऐसा लगेगा, यानी इसको जाना चाहिए कहाँ, ये इस दिशा से, यहाँ से जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगी। क्या होगा कि यह इस दिशा में, ये इस दिशा में से चली जाएगी, ठीक। तो यही ये क्या महसूस होगा कि ये प्रकाश किरण इस दिशा से आ रही है, यानी ये कह सकते हैं जब प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, या फोकस से, ठीक, आती है, तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी अगर फोकस से होकर जा रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक। अब इसके बाद आता है तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है, जब यानी तीसरा नियम, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाए, ठीक, तो या वक्रता केंद्र से होकर आए, तो ऐसा कह सकते हैं। जैसे ये नियम है, यानी ये जैसे चित्र बना लिया, तो अब प्रकाश किरण कहाँ से, ये हमने ये वक्रता केंद्र से, ये एफ, तो हमने क्या किया, अब की बार प्रकाश किरण को वक्रता केंद्र से डाल दिया। तो वक्रता केंद्र से जैसे कोई प्रकाश किरण जाएगी, ये गई, वैसे ही बिना मार्ग बदले वह अपने दिशा में वापस लौट आएगी। और यही घटना इसमें भी होती है। जैसे ये कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर डाली गई, यानी ये वक्रता केंद्र सी, ये एफ, तो ये जैसे डाली गई ये, तो ये जाएगी तो नहीं इस दिशा में, लेकिन ये जैसे जाएगी ये उसी दिशा में वापस लौट जाएगी, ठीक। तो ये याद रखना, यानी कोई प्रकाश किरण जब वक्रता केंद्र से डाली जाती है तो वह बिना मार्ग बदले अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है, ठीक। बस यही मुख्य 3 नियम हैं। पहला नियम क्या बताया कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाली जाती है तो वह फोकस से होकर जाती है या फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम बताया हमने कि जब कोई प्रकाश किरण फोकस से डाली जाती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा नियम बताया कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से डाली जाती है तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश किरण बिना विचलित हुए वह अपने ही मार्ग में वापस लौट आती है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही।